पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ की, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में ले रहा हूँ। ये केमिकल काइनेटिक्स का 10th वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के डिफरेंसेस के बारे में बताया था। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट लो एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में कुछ बातें आपसे करूँगा। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंसेस और रेट ऑफ फॉर्मेशन को निकालना आना चाहिए। उसके बेस पर ही मैं आगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट लो एक्सप्रेशन आपको निकालना सिखा पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने पहले शुरू के 10 मिनट में आपको किसी गिवन रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए 3 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं। मान लीजिए किसी रिएक्शन में 2A गिव्स B और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और हम सीख चुके हैं कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो A के डिसअपीयरेंस के रेट का हाफ होगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। और काइनेटिक्स के थ्रू हम ये भी सीख चुके हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 2 ऊपर क्यों लगा दिया ऑर्डर में? इसलिए लगा दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसा होता है? एलिमेंट्री स्टेप होता है। और आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो क्या उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट लो एक्सप्रेशन में पावर की टर्म में यूज करता हूं कि नहीं करता हूं? करता हूं ना। तो इसलिए ये जो पावर 2 है ये डायरेक्ट मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं? पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। आगे चलिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो K1 आ जाएगा, K1 इंटू A की पावर 2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो मैंने इस पोर्शन को इस पोर्शन से इक्वेट कर दिया और माइनस dA/dt किसके बराबर हो गया? K1 इंटू A की पावर 2 के बराबर हो गया। फिर अगर मैं dA/dt निकालता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2K1 A की पावर 2। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। 2K1 को मैं नया कांस्टेंट बना देता हूं K डैश। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ A। ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी रिएक्शन का K दे रखा है और आपने उसको उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसका K बन जाएगा? वो रिएक्टेंट के डीकंपोजिशन का K बन जाएगा। अगर आपको रिएक्शन का K दिया हुआ है डीकंपोजिशन का और आपको किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है उसका K, तो आप रिएक्शन के K को उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे ये किसका था? रेट कांस्टेंट रिएक्शन का था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? K डैश। तो K डैश क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर डीकंपोजिशन ऑफ A। और K क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। दोनों में फर्क होता है। चलिए, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, अब यहां मैंने स्टोइकियोमेट्री 3 ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं माइनस dA/dt इज इक्वल टू K2 इंटू A। ये रहा कांस्टेंट, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो A की पावर 1। आप देख सकते हैं जिस स्पीड से A टूट रहा है, क्या उससे 3 टाइम्स स्पीड से B बनेगा नहीं क्या? यस, क्योंकि जब इसका 1 मोल टूटेगा बेटे तो इसके कितने मोल बन जाएंगे? 3 मोल बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे dB/dt इज इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A। देख लीजिए ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A। क्या B का बनना इससे 3 गुनी स्पीड से नहीं होगा क्या? यस, तो 3 इंटू K2 इंटू A, यानी कि दोनों के रेट का जो रेशो आएगा वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो में ही होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज थ्राइस द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A। इस तरह से हम अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या बना सकते हैं? रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आइए, अब यहां मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में तो रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाता है और बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाता है। याद रखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट खर्च होता है और प्रोडक्ट बनता है, और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट खर्च होता है और रिएक्टेंट बनता है। आइए देखते हैं, अगर मुझे A की नेट डिकम्पोजिशन की रेट चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी के यहां माइनस लिखा हुआ है तो वो रेट ऑफ डीकंपोजिशन साउंड इसको प्रोनाउंस करना है, और अगर प्लस में लिखा हुआ है तो मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन उसको प्रोनाउंस करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नेट रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A, इट इज नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। पहली बात। दूसरी बात,
अगर मुझे ए की नेट रेट निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू तो ए डिकंपोज हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू ए बन रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। अब जरा मैं देखूं, क्या मैं के एफ के साथ 2 से मल्टीप्लाई करूं? अब इसको दोनों में से किसी भी तरह समझ लीजिए। चाहे तो अब ये समझ लीजिए कि मैं नेट डीकंपोजिशन का के लिख रहा हूं ए के लिए। मैंने बोला था किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो के होता है वो रिएक्शन के उतने टाइम्स होता है जो उसकी स्टोइकियोमेट्री होती है। तो यहां ए की स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो चाहे तो बोल दो 2kf इज व्हाट रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ ए, या यूं बोल दो कि क्योंकि ए का टूटना बी के बनने से डबल स्पीड से होता है इसलिए मैंने इसको 2 से गुना कर लिया, एक ही बात है। अब क्योंकि स्टेप एलिमेंट्री है तो ये जो 2 है क्या पावर टर्म में जाएगी क्या? हां, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू ए बन भी रहा है, सुनना, और अगर ए बन रहा है और मुझे रेट निकालना है टूटने वाला तो क्या साइन माइनस नहीं आएगा? अगर मुझे टूटने का रेट चाहिए और बन रहा है वो किसी स्पीड से, तो जिस स्पीड से बन रहा है उसका माइनस वर्जन क्या होगा? उसके टूटने का रेट होगा। तो उसके टूटने के रेट के कारण क्या आ गया? माइनस आ गया। अब बैकवर्ड रिएक्शन में का कांस्टेंट कौन सा है? के बी। बैकवर्ड का कांस्टेंट कौन सा है? के बी। और रिएक्टेंट कौन है? बी। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? के बी इंटू बी। लेकिन वही बात दोबारा से, जिस स्पीड से बी टूटेगा उससे डबल स्पीड से बनेगा, तो डबल स्पीड से बनेगा तो क्या कर दिया मैंने? वापस उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नेट रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए है। ऐसे ही हम बात करें नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की, बी के बनने की रेट की बात कर रहा हूं। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन से बी बन ही रहा है? हां, तो प्लस में ही आएगा। और बैकवर्ड रिएक्शन से बी टूट रहा है, अगर बी टूट रहा है बैकवर्ड से और मुझे फॉर्मेशन का रेट चाहिए तो बोलो साइन माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब जरा कांस्टेंट की बात करते हैं। जरा देखिए, क्या बी के फर्स्ट रिएक्शन में बनने की स्पीड ए के टूटने की स्पीड की हाफ नहीं होगी क्या? क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 थी, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 थी। तो मैंने क्या किया? मैंने ए के टूटने की स्पीड जो भी लिखी हुई थी उसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बी के बनने की स्पीड नहीं होगी क्या? ए के टूटने की स्पीड से आधी तो होगी बी के बनने की स्पीड, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू ये क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू क्या होगा? ये टूटेगा तो साइन क्या आ गया? माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मेशन का रेट चाहिए था। तो यहां पे के बी इंटू बी आएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था कि जिस स्पीड से बी टूट रहा था उससे डबल स्पीड से ए बन रहा था, ये 2 आया था। लेकिन यहां तो मुझे बी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ये कितना हो जाएगा? के बी इंटू बी। और उसी तरह से अगर मैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नेट क्या आ गया? के एफ ए स्क्वेयर माइनस के बी इंटू बी। तो मैं क्या करता हूं? मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, और जैसे मैं इन दोनों से डिवाइड करूंगा बच्चों, ये 2 कॉमन है ना दोनों टर्म्स में, तो रेशो कितना आ जाएगा? ये टर्म तो सेम ही है दोनों, तो रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। याद रखिएगा रेशो वही आता है दोनों के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट के केस में तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन है। इनका वही रेशो आना चाहिए जो रेशो इनका रिएक्शन में दे रखा है। 2:1, तो ये भी कितना आएगा बच्चों? 2:1। यहां देखो ये 1:3 था, तो ये भी कितना आएगा आपका? 3:1 आएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम बात, ये मैंने आपको अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डीकंपोज कैसे करना उसकी रेट और फॉर्म कैसे करना उसकी रेट मैंने बता दी है। अब मैं इनको यूज करके किस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट लो एक्सप्रेशन निकालूंगा, आइए हम सीखते हैं। ये उससे पहले की प्लान हमने तैयारी कर ली है, मैं आना चाहिए। अब अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है 2a + 3b gives a2b3। सपोज मुझे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है 2a + 3b gives a2b3, तो मैं क्या करूंगा देखते हैं। आइए अब एक रिएक्शन मुझे दी हुई है, 2a + 3b, ये प्रोडक्ट दे रहा है a2b3, और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मैं 3 कैटेगरी में आपको ये सिखाऊंगा। तो जो फर्स्ट केस है, पहले मैं इसकी मैकेनिज्म दे देता हूं। चलो पहले फर्स्ट केस लिख देता हूं। जो केस फर्स्ट है वो क्या, किसका केस है? व्हेन RDS involve only reactants। अगर RDS में केवल रिएक्टेंट्स ही गिवन हो तो क्या करेंगे? तो जरा मैं इसके स्टेप्स बताऊं। स्टेप फर्स्ट मान लीजिए बच्चों a + b gives ab है।
स्टेप सेकंड मान लीजिए AB प्लस बी गिव्स AB2 है, और स्टेप थर्ड मान लीजिए AB2 प्लस A प्लस B A2B3 है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि इन सभी स्टेप्स को जब मैं सम करूंगा ना तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AB2 से AB2 कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखा करिए रिएक्शन आपकी नेट वही आती है जो आपको रिएक्शन बच्चों दी होती है A2B3। पहली बात। अब मैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसे पता लगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? मैंने कहा था जिन रिएक्शंस में कई सारे स्टेप्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मैं आपको ये दे दूं कि फर्स्ट स्टेप RDS है और ये दोनों फास्ट स्टेप्स हैं। जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख के ही इसको पढ़िएगा। अगर फर्स्ट स्टेप आपको स्लोएस्ट स्टेप दे दिया RDS, तो बताइए क्या मैं इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं? रेट इज, इसके कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट K2 मान लीजिए और इसका कांस्टेंट K3 मान लीजिए। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन हो और उसमें बता दे कि कौन सा स्टेप RDS है, तो बस उस RDS के बेस पर हमें क्या बनाना होता है? रेट लो एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू, बोलो, K1 A एंड B। अगर ये मैंने स्टेप बना दिया तो क्या इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो इट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन विच one step, that is RDS, is given to you, and second important thing, RDS involve only reactant molecules। अगर RDS में reactant molecules ही हैं फिर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन, ये होता है रेट लो एक्सप्रेशन निकालना 1 मिनट का काम है। 1 मिनट लगी, मैंने बता दिया इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। लेकिन केस नंबर 2 की बात करता हूं, अगर आपको केस नंबर 2 की बात करता हूं, केस नंबर 2 में अगर RDS में कोई इंटरमीडिएट भी दे रखा हो, इफ RDS इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट ऑल्सो। अब जरा इंटरमीडिएट की कहानी सुन लो भाई आप। इफ RDS कंटेन्स एनी इंटरमीडिएट ऑल्सो, अगर वो वाला केस आ जाएगा तो क्या करना है? सब बच्चे ध्यान देना, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा इसी केस के आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेप वही है, मान लो आपको दे रखा है स्टेप 1 A प्लस B gives AB, step second AB plus B gives AB2, and step third is given to you। स्टेप तो वही लिखे हैं मैंने, AB2 plus A plus B gives A2B3, सही है। लेकिन एक चेंज है बच्चों, चेंज ये है कि इस बार ये दिया है आपको RDS और ये फास्ट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है फास्ट इक्विलिब्रियम। ये स्टेप भी फास्ट है कंपैरेटिवली और ये स्टेप भी आपको फास्ट दिया हुआ है। अगर इक्विलिब्रियम दे रखा है तो नो डाउट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी देगा और बैकवर्ड का भी देगा। इसका K3 मान लीजिए, इसका K4 मान लीजिए। अब आपको एक बात जो मैंने पहले बता रखी थी मैं बताऊं। पहली बात तो मैं इंटरमीडिएट को डिफाइन कर दूं, the species which is not present at the beginning of reaction, not present at the end of reaction, it forms during the course of reaction and decompose before giving product, such species are known as intermediates। दोबारा सुनिए, ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में भी नहीं हो, रिएक्शन के एंड में भी नहीं निकले, बीच में बनती हो और बीच में डिकम्पोज हो जाए, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट बोलते हैं। और आपको याद हो तो मैंने आपको रेट लो एक्सप्रेशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ रूल्स लिखाए थे आपको। मैंने बोला था रेट लो एक्सप्रेशन डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट इन इट, लिखवाया था कि कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि स्पीशीज स्टेबल ही नहीं होती। रेट लो एक्सप्रेशन में केवल स्टेबल स्पीशीज इन्वॉल्व की जा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया रिएक्टेंट आ सकते हैं, प्रोडक्ट आ सकते हैं और कैटलिस्ट आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्पीशीज नहीं आ सकती। अगर मैं अकॉर्डिंग टू रूल इसका रेट लो एक्सप्रेशन बनाऊं तो किस स्टेप के थ्रू बनाऊंगा? मैंने बोला हुआ है RDS के थ्रू। तो जब मैं RDS के थ्रू बनाता हूं ना
तो एक दिक्कत आ जाती है मुझे, क्या? देखिए, रेट इज इक्वल टू K3, इन दोनों का K1 K2, इसका K3, और रिएक्टेंट में क्या आ रहा है? AB और B। अब आप मुझे बताइए, क्या ये AB इस रेट लो एक्सप्रेशन में हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि AB क्या है? इंटरमीडिएट। आप कहोगे सर कैसे कह सकते हो AB इंटरमीडिएट है? देख लो, क्या नेट रिएक्शन में AB कहीं आ रहा है क्या? AB इस स्टेप में आया और इस स्टेप में टूट गया, चला गया। फर्स्ट स्टेप में बना, सेकंड स्टेप में टूट गया, यानी कि रिएक्शन के अंदर ये भी रहेगा ही नहीं, यानी कि ये भी अनस्टेबल स्पीसीज है। अगर अनस्टेबल स्पीसीज है तो वो रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि मुझे इस AB को रिप्लेस करना पड़ेगा A और B की कंसंट्रेशन की टर्म में। आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस कंसंट्रेशन टर्म विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स ओनली। तो क्या मैं आपको सिखा चुका हूं कि ऊपर वाली रिएक्शन में याद करना, आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आता है आपको? याद करिए इक्विलिब्रियम चैप्टर को, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बेटे, ये बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है, तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर दे रखा है आपको? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं यहां से AB की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो AB की कंसंट्रेशन क्या होगी? AB की कंसंट्रेशन होगी K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई बाय A इंटू B। सही है, मल्टीप्लाई बाय A इंटू B। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। अब कोई दिक्कत नहीं है। इस AB की कंसंट्रेशन को फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू, आ जाओ, K3। अब AB की जगह क्या लिखना है? ये टर्म लिखनी, K3 इंटू बोलो K1 अपॉन K2 A B, और उसके बाद फिर वापस B आ रहा है, तो मैं B का स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या मैं इस रेट लो एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं? रेट इज इक्वल टू K1 K3 बाय K2 A की पावर 1 और B की पावर 2, सारे ही कांस्टेंट है ये, तो इन सबको मिला के एक ही बना देते हैं, इतनी क्यों भीड़ करें। तो रेट इज इक्वल टू एक कॉमन कांस्टेंट ले लिया K डैश A इंटू B की पावर 2। इससे मुझे पता लग गया कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 प्लस 2, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है 3, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट माना जाएगा ना नेट, वो माना जाएगा K1 K3 बाय K2। इस तरह से सेकंड कैटेगरी में हम उन रिएक्शंस के रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर आरडीएस के अंदर कोई इंटरमीडिएट आता है तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन A और B की टर्म में निकाल लूंगा, और A और B की टर्म में निकाल लूंगा तो रेट लो एक्सप्रेशन में केवल क्या होना चाहिए? A और B ही होने चाहिए और कोई टर्म नहीं हो सकती। तो ये सेकंड केस है जब आपको आरडीएस के अंदर ऐसा कुछ दिया होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वेरी स्पेशल केस की बात करते हैं। ये केस बेसिकली आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा पूछा जाता है, नीट में तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। नीट के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करता हूं शुरू के 2 केस ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और जो आईआईटी एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैं थर्ड केस बता रहा हूं। नीट वालों को जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। तो पहली बात तो केस नंबर 3 ये केवल आईआईटी एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। चलिए, केस नंबर 3 में क्या हेडिंग है? व्हेन RDS is not given in reaction। अगर आपको रिएक्शन में RDS दिया हुआ ही नहीं है, अगर आपको रिएक्शन में बता ही नहीं रखा RDS कौन सा है, तो फिर आपको केस 3 करना पड़ता है। और ये बेस होता है किसके ऊपर? ये बेस होता है एक प्रिंसिपल बच्चों केमिस्ट्री का, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। इसका है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाला चेंज होता है 0। ये बात आपको याद रखनी। इसका नाम है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, SPA, आप SSA बोल सकते हो,
जब भी मैं ऐसे की बात करूं समझ आना, ये क्या कहता है कि क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है उसकी वो बनता है और टूट जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका यूज करूंगा मैं, कैसे करूंगा भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है, अब मैं आपको रिएक्शन के साथ साथ ही बता रहा हूं। मान लीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है, हमें इसको रब करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है, ये वाली आपको दे रखा है A गिव्स B, या नेट रिएक्शन लिख लो पहले, 2AC, और इसकी मैकेनिज्म में आपको इसके स्टेप दे रखे हैं, A गिव्स B, A प्लस B गिव्स C, और ये स्टेप आपका रिवर्सिबल वाला है और ये स्टेप नॉर्मल है। इसका आपको K1 दे रखा है, इसका आपको K2 दे रखा है, और इसका कांस्टेंट आपको K3 दे रखा है। तो इस तरह से अगर इसकी नेट रिएक्शन निकालता हूं तो आप चेक कर लीजिएगा, नेट रिएक्शन वही आएगी जो कि आपको ऊपर दे रखी है। जैसे पिछली बार मैंने चेक किया था, बी से भी कैंसिल कर दिया तो नेट रिएक्शन ये आपकी कंफर्म हो जाएगी। अब आपको इस रिएक्शन के लिए बोला है इसने फाइंड, यहां लिख देता हूं, रेट लो एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन K3 is greater than K2 फर्स्ट कंडीशन एंड K3 is lesser than K2। इन दो कंडीशन में आपसे रेट लो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। इन दो कंडीशन में आपसे रेट लो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। आइए अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सभी स्पीशीज के रेट ऑफ डीकंपोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालूंगा बच्चों। तो जरा इधर देखिए, ए के डिकंपोज होने की रेट K1 इंटू ए, बैकवर्ड रिएक्शन से बनेगा तो माइनस का साइन K2 इंटू बी। तो फर्स्ट रिएक्शन में नेट K का बनना आ गया, A का बनना आ गया। सेकेंड रिएक्शन में ये टूट रहा है किस स्पीड से, K3 इंटू ए बी। तो क्या इसको प्लस कर दूं, K3 इंटू ए इंटू बी। दोबारा देखिए, मुझे ए की डीकंपोजिशन की रेट निकालनी है। तो क्या ये इस स्टेप से टूट रहा है, इस स्टेप से बन रहा है और इस स्टेप से टूट रहा है? तो दो स्टेप से तो टूट रहा है और एक स्टेप से बन रहा है। तो जिन जिन स्टेप से टूट रहा है उनके स्टेप में तो प्लस आएगा, पहला और तीसरा, और जिस स्टेप से बन रहा है उस स्टेप में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैंने K के लिए, A के लिए लिख दिया। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं B के लिए। अब B की फॉर्मेशन रेट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, dB बाई dt। B के बनने की स्पीड, तो भैया B के बनने की स्पीड ही A के टूटने की स्पीड है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है तो K1A से तो बन रहा है, बैकवर्ड से टूट रहा है तो माइनस K2B से टूट रहा है। और यहां बताओगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, इसमें क्योंकि टूट रहा है तो मैं यहां माइनस K3 इंटू ए इंटू बी लिखूंगा। तो इस तरह से मैंने B के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। उसी तरह से मैं C के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूं, dC बाई dt। फर्स्ट में तो C है ही नहीं, बस एक ही एक्सप्रेशन बनेगा, क्या आएगा, K3 A इंटू बी। तो इस तरह से हमारे तीनों एक्सप्रेशंस, A के डिकंपोज होने की स्पीड, B के बनने की स्पीड, C के बनने की स्पीड आ गई। अब आप मुझे बताइए कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है? ऐसी स्पीशीज जो स्टार्टिंग में भी नहीं है और एंड में भी नहीं है। A और C तो एक तो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। जरूर इंटरमीडिएट कौन रहा होगा, B रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में तो बना है और अगले स्टेप में टूट गया। तो मैंने पता लगा लिया कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, B है। और एज पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि dB बाई dt की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए हम क्या बोलते हैं, di बाई dt इजकल टू 0। तो B की जगह 0 आ गया, तो इसका नेट आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि K1A माइनस K2B माइनस K3AB, इसकी नेट वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इक्वल कर दो, तो मैं क्या कहूंगा, K1A इज इक्वल टू B कॉमन आ रहा है बेटे,
बी कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा K2 K3A प्लस K2। चलिए तो यहां से मैं B निकाल लेता हूं। ये जो मेरा B आएगा वो क्या आ गया K1A अपॉन K3A प्लस K2। कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में रखा करो तो ठीक रहता है। चलिए इसको नंबर 4 दे दिए। अभी आपको RDS तो पता है नहीं, मुझे B की वैल्यू पता है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माइनस DA/dt रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ ऑफ माइनस DA/dt है। तो मैं काम करता हूं, मैं DA/dt से रेट को इक्वेट कर देता हूं। माइनस DA/dt नेट से मैं इसको इक्वेट कर, आ जाइए ये रहा DA/dt की वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा K1A माइनस K2B प्लस K3A मल्टीप्लाई बाय B, राइट। अब मेरे को B की वैल्यू पता है बेटे, तो B को कॉमन ले लेता हूं। माइनस DA/dt नेट इज इक्वल टू K1A तो पड़ा रहने दो, माइनस B कॉमन ले लिया आप, और B कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, B कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, प्लस B कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, प्लस वाली टर्म कॉमन ले लोगे तो K3 इंटू A माइनस K2। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे B की वैल्यू पुट करनी है केवल। अब मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या करनी है, B की वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं रब कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में मुझे B की वैल्यू पुट करनी है। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना है, B की वैल्यू पुट करनी है। आइए करते हैं B की वैल्यू पुट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस DA/dt इज इक्वल टू, आइए K1A प्लस, अब B के जहां लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू K1A अपॉन K3A प्लस K2। ये मैंने B की वैल्यू पुट कर दी, और आगे जो कॉमन टर्म है वो क्या है, K3 इंटू A माइनस K2। ठीक है, बस अब मुझे मल्टीप्लाई करने हैं। तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूं बेटे, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, K1 K3, ध्यान दीजिएगा A की पावर 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस K1 K2 A। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं तो डिवाइड में तो डाल ही दूं इसको पूरे को, K3A प्लस K2। अब ये तो मैंने ले लिया, अब मल्टीप्लाई कर ही दिया आपने इसको, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, K1 K3 A की पावर 2 माइनस K1 K2 A। ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी टर्म आ गई। अब ये आ रहा है माइनस K1 K2 है, ये प्लस K1 K2, ये तो कैंसिल हो गए। तो क्या K1 K3 A की स्क्वायर, K1 K3 A की स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस DA/dt इज इक्वल टू 2 K1 K2 A की पावर 2, K1 K3 है, सॉरी K1 K3 A की पावर 2 अपॉन K3A प्लस K2। और आप लोग जानते हो जो रेट होगा वो ये तो डीकंपोजिशन ऑफ ए का हाफ होगा, तो इसको हाफ कर दोगे तो ये बन जाएगा K1 K3 A की पावर 2 अपॉन K3A प्लस K2। तो ये मेरा ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रेट लो एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसमें आपको एक कंडीशन दी है, इसमें आपको एक कंडीशन दी है। इसने क्या कंडीशन दी है कि आप ऑर्डर बताओ जब K3 बहुत बड़ा हो। तो पहला केस ले रहा हूं, केस 1, इफ K3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। अगर K3 की वैल्यू बहुत बड़ी है, K3 की वैल्यू बहुत बड़ी है K2 से, तो इसको छोड़ दो, फिर इसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K1
K3 A की पावर 2, इस टर्म को छोड़ दिया मैंने तो नीचे K3 A ही आ गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, K3 से K3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K1 K3A। यानी कि इस कंडीशन में रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन लगा दूं कि इफ K3 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन K2, अगर K2 बहुत बड़ा हो जाएगा इससे तो ये टर्म छोड़ दो, फिर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K1 K3 A की पावर 2 डिवाइडेड बाय K2, ये सारा भी कांस्टेंट ही है, तो रेट हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं, ऑर्डर हो जाएगा 2, इसके कारण यहां ऑर्डर कितना हो गया था 1, ऐसे। तो आपको यह चीज भी क्लियर हो गई कि मैंने आपको जब ऑर्डर सिखा रहा था तो मैंने एक लाइन बोली थी आपको, मैंने बोला था ऑर्डर डिटर्मिनेशन इज नॉट ओनली वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इस कंडीशन में तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी और इस कंडीशन में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने आने चाहिए। अगली क्लास में मैं और नई चीज़ों के साथ आपके सामने आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।